क्रूड का भाव इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, होना भी चाहिए क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो इस समय चल रही हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर इस समय क्रूड पर पड़ रहा है। अगर अभी देखा जाए तो आज 28 जुलाई को क्रूड $90 प्रति बैरल के काफ़ी नीचे अगर हम देखें तो ट्रेड कर रहा है, $87 अगर मैं एग्ज़ैक्ट फिगर आपको बताऊँ। अब क्रूड का असर अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपकी हमारी जेब पर या फिर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर पड़ रहा है तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। आपने मौजूदा सिनेरियो देख लिया है, शेयर मार्केट्स हिल चुके हैं, ग्लोबल मार्केट्स हिले हुए हैं, भारतीय शेयर बाजार काफी प्रेशर में दिखाई दिया हमें। जैसे ही क्रूड की कीमतें ऊपर जाती हैं और ईज आउट होती हैं तो भारतीय बाजार में रैली भी सामने देखने को मिलती है। इसी तरीके से कमोडिटीज मार्केट के ऊपर भी काफी ज्यादा असर क्रूड का दिखाई दे रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें यानी बुलियन मार्केट की बात करें तो गोल्ड इस समय ट्रेड कर रहा है 1,37,000 के आस पैच लेंगे। गोल्ड इस समय ट्रेड कर रहा है 1,47,000 के लेवल के आसपास और सिल्वर की बात करें तो 2,35,000 के आसपास के लेवल पर ये भी ट्रेड करती दिखाई दे रही है। हालिया गिरावट जो हमने देखी थी सोने और चांदी में, वहां से थोड़ी रैली आती दिखाई दी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से वॉलेटाइल हैं दोनों ही मेटल्स। अब कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, आपको कमोडिटी मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए और क्या आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्रूड प्राइसेस किस तरीके से इसे अफेक्ट कर रहे हैं, कई सवाल इस समय हमारे सामने खड़े हैं और इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने इस एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अदीब नूरानी जी जुड़े हुए हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने पूछा, जो मैंने सुना क्रूड और गोल्ड सिल्वर के बारे में जी। तो बेसिकली क्रूड तो देखो, फिलहाल अभी जो पोजीशन है डिमांड सप्लाई तो उसको इफेक्ट करती है, लेकिन फिलहाल जियोपॉलिटिकल न्यूज पे ही चलने वाली कमोडिटी बन चुकी है। जैसे ही कोई न्यूज वॉर की आती है तो अब वॉर बेसिकली वो उस जगह पे ज्यादा फोकस्ड हो रखी है, मिडिल ईस्ट में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, कि जहां से क्रूड का आना जाना है, तो वो डिमांड सप्लाई के अलावा वॉर पे भी निर्भर हो जाती है। तो जी सर। मुझे दिख रहा है कि जब तक ऐसी कोई वापस बहुत स्ट्रांग न्यूज कोई बुरी नहीं आती स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, तब तक क्रूड 90 के नीचे ही रहता हुआ दिख रहा है मुझे। फिलहाल तो 90 भी पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। इट इज समवेयर अराउंड 85 87 के आसपास ही रहेगा, अनलेस कोई बहुत स्ट्रांग न्यूज नहीं आती है। और मेरे को जो दिखता है कि वॉर कर करके यूएस भी थक चुका है और ईरान भी थक चुका है, और अब ये लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आए। जी। अगर कोई न्यूज भी आती है तो इट्स जस्ट मार्केट स्पेकुलेशन, वापस वो शांत हो जाती है, लॉन्ग टर्म चल ही नहीं रही है। बीच में भी अभी जो न्यूज आई स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, वो वापस एक ही दिन में ठंडी हो गई। तो ओवरऑल मुझे कहीं भी क्रूड 90 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है, तो हमको कोई घबराने वाली बात फिलहाल नहीं दिख रही है। हमारा जो क्रूड जैसे एनर्जी हम देख रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे यूज होता है, वैसा तो है नहीं, ओवरऑल हर जगह यूज होता है। खास करके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत कुछ महंगा सस्ता होता रहता है क्रूड की वजह से। तो आज मतलब एक क्या बोलते हैं, रिटेल निवेशक को या एक हाउस होल्ड चलाने वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं दिखता है कि क्रूड की वजह से कोई प्राइस के डिस्ट्रप्शन आएंगे। जी। सर, अभी तो फिलहाल ये नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी ईज़ आउट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो बातचीत है वो पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रही है। लेकिन हमने देखा था कि सीज़फायर होने के बाद भी किस तरीके से वो सीज़फायर ख़त्म कर दी गई ईरान और यूएस दोनों की तरफ से, और उस समय क्रूड $100 पर बैरल के पास फिर से पहुंच चुका था। अब एक बार फिर से ईज़ आउट तो हुआ है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है तो फिर से क्या $90 से $100 का वो हमें रेंज देखने को मिल जाएगी, और उसका इम्पैक्ट फिर बाजार या फिर कमोडिटी मार्केट पर कैसा पड़ता देख रहे हैं? हाँ, मतलब अगर कोई न्यूज आती है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हुई दिखेगी तो वेरी ऑब्वियस कि वो 90 से 100 के बीच भी जा सकता है और 105 तक भी जा सकता है। बट तब तक कोई ऐसा दिखता हुआ मतलब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बोला कि ये पूरा अभी न्यूज ड्रिवन हो चुका है, डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा। पहले हम देखते थे कि हर वीक हमको स्टॉक की न्यूज आती थी, हमको इन्वेंट्री आती थी, तब पता चलता था कि कितनी इन्वेंट्री के सामने कितना कंजम्पशन है और प्राइस को क्या होने वाला है। अभी वो इन्वेंट्री तो हमारे लिए सेकेंडरी हो चुकी है, प्राइमरी तो ये हो चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या नहीं खुला है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूज। लेकिन हाँ, मैं जैसे बोलता हूं कि हमें न्यूज नहीं आएगी तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज आएगी तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, नो वन कैन कंट्रोल इट।
तब वो टेम्पररी एक इश्यू आ सकता है। और सबसे बड़ा अभी हमें क्रूड ऑयल की वजह से दिक्कत इंडस्ट्रीज को तो आ ही रही है, लेकिन रेगुलर पूरी सप्लाई चेन जो कि पूरी क्रूड पे ही निर्भर करती है, बिकॉज एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। हम पूरा 100% तो सोलर पे या हाइड्रो एनर्जी पे कोई शिफ्ट हो नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्रूड की असर तो आनी ही है। सो अनलेस देयर इज नो न्यूज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यूज है तो हाँ, हर कुछ चीज जो निर्भर करती है ट्रांसपोर्टेशन पे, जिसके ऊपर जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो महंगा होने वाला है। जिसका रॉ मटेरियल क्रूड है वो चीजें महंगी होने वाली है, तो उसको हम कोई रोक नहीं सकते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, न्यूज़ ड्रिवन तो है ही इस समय क्रूड। और अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएँ तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ड्रिवन ज़्यादा हो चुका है क्रूड इस समय, ऑन अ यस, लाइटर नोट। यस, यस, ट्रू, आई एग्री एंड एवरीवन नोज कि कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन होते ही हैं। जी। सर, कमोडिटी मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सिल्वर और गोल्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाल में काफ़ी करेक्शन भी देखा हमने, तेज़ी से नीचे गिरावट आती देखी है हमने, और अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। ये जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसको हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग मान करके चलें, ये जो गिरावट आई थी, या फिर एक डीपर करेक्शन अभी इंतज़ार कर रहा है और अभी और गिरावट के या वीक मोमेंटम के संकेत दिखाई दे रहे हैं? मुझे गिरावट के संकेत पर्सनली फीलिंग अगर मैं बोलूं तो दिखाई नहीं दे रहे। चार्ट्स पे अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, अनलेस गोल्ड 1,20,000 वाला लेवल, 1,10,000 वाला लेवल, फिर लाख वाला लेवल, ये जो 3 लेवल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं गोल्ड के लिए। अनलेस वो लेवल नहीं टूटते हैं बहुत डीप करेक्शन नहीं जाएगा। लेकिन अब फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं तो हम कहाँ खड़े हैं, वी आर समवेयर अराउंड 1,40,000 के आसपास। तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। अगर मैं 1,20,000 बोलता हूं तो भी लोगों को लगता है कि सर आप 20% नीचे बोलते हो, लेकिन हमने गोल्ड को कहां जाते हुए देखा वो भी तो आप देखिए, वहां से हम नीचे आए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमको वो करेक्शन देखने मिले, लेकिन घबराने वाला कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज होता क्या है, देखो गोल्ड कभी भी हिस्टोरिकली जब बहुत रन किया है तब ऑन एन एवरेज 20-30%, 35% करेक्ट किया है। जी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रन लिया हो एकदम ऑल टाइम हाई बना और वहां से 70% टूट गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 50% टूट गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हिस्टोरिकली ऐसा कभी नहीं हुआ है। चार्ट से भी ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो मुझे नहीं लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत है। व्हाट आई फिलहाल आई एज ऑफ नाउ सी इज के गोल्ड यहाँ से आपको मैक्सिमम 10-15% करेक्शन दे सकता है, और वो भी एक साथ नहीं देगा। इट विल गो ग्रेजुअली। तो लास्ट टाइम जो मैंने कहा था कि हमेशा बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज वाला जो अप्रोच है वो आप रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो धीमे धीमे एक्यूमुलेशन करते रहो, कुछ पार्ट को आप सेल ऑन राइज करो, लेकिन सब कुछ मत बेचो, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो सेल ऑन राइज, उस राइज के बाद नया राइज आएगा या वहां से फॉल आएगा। वी आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग के सेल ऑन राइज करते रहो। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपका अगर होल्डिंग आपके पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड का है तो आप 3%, 4%, 5% को बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करते रहो। कुछ एरिया तो आपका ऐसा रहेगा पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट का कि जिसको आप होल्ड करके चलते रहो। सोचो ही मत उसके बारे में कि मैं उसको सेल ऑन राइज करूंगा, क्योंकि एक पॉइंट तो कभी ना कभी ये आएगा ना मैडम कि वहां से गोल्ड वापस नहीं आने वाला है। जी। तो उस पॉइंट पे तो आपके हाथ से गोल्ड सारा निकल चुका होगा, तो पूरा कुछ नहीं बेचना चाहिए। बिल्कुल सर। अब क्योंकि आप ये सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, वो जो सेल ऑन राइज करेंगे कि इतना % गोल्ड बेच देते हैं, वो हम कैश रखें या हम कहीं और इन्वेस्ट करें? कोई और ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का अभी? मेरे हिसाब से आपको कैश ही रखना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको वापस कब बाय ऑन डिप करना पड़ जाए। यू नेवर नो दैट। तो आप उस टाइम पे अगर कहीं इन्वेस्टेड हो तो जरूर नहीं है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे रही होगी। तो अल्टीमेटली देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। अगर अच्छा हम ये समझे कि तब तक मैं लिक्विड बीज में डाल के रख दूंगा, तो लिक्विड बीज में आप रख दो, उसका भी एतराज नहीं है। लेकिन लिक्विड बीज में एंट्री एग्जिट बार बार जब करते रहना पड़ता है, इट ऑल्सो गिव्स यू अ स्मॉल कॉस्ट, उसकी भी कॉस्ट आती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रॉफिट में ही मार आने वाली है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप दैट फंड अवेलेबल के जो आपको सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप करना है।
सर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक और इम्पोर्टेंट ट्रिगर इस समय सोने चांदी के सामने है, वो है फेड की मीटिंग। 29 जुलाई को फेड की पॉलिसी आ ही रही है और एक्सपेक्टेशन कई सारी हमने देखी, कई रिपोर्ट्स पढ़ी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सर, हॉकिश या फिर डोविश, किस तरीके की कमेंट्री आ सकती है और इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं इस समय कमोडिटीज पर? मुझे हॉकिश ही नजर आ रहा है पूरा सिनेरियो देख के। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेड के जो रेट्स है वो नीचे नहीं जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि अगर नीचे जाते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्दी नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली मुझे नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए नहीं दिखते हैं, मुझे फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। और फ्लैट रहेंगे तो ये जो हमारे सेफ बुलियंस हैं इनके ऊपर प्रेशर बना ही रहेगा, हमेशा बना रहेगा। लेकिन इकोनॉमी को भी फेड को देखना है, इट्स नॉट जस्ट द बुलियंस और कमोडिटीज जिनको कंट्रोल किया जाता है। ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल ग्रोथ, पूरी इन्वेस्टमेंट्स, लोग की इंडस्ट्रियल मतलब उस इकोनॉमी की इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी सब कुछ चीजें देखी जाती है। तो ऑन एन एवरेज अभी जो पूरी इकोनॉमी का सर्वे किया जाए तो मुझे दिख रहा है कि कोई रेट चेंज आएगा नहीं, बिल्कुल भी, लगभग उतना रहेगा। ओके। सर डॉलर इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि 101 पर है इस समय, और इस समय डॉलर इंडेक्स का 101 पर होना क्या इंडिकेट कर रहा है? चिंता की बात है इस समय अगर हम देखें बुलियन के लिए तो? जब तक डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे नहीं जाता ना, कोई चिंता की बात नहीं। और 100 101 वाला जो पूरा एक जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वो जोन में तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे नीचे जाता है या उससे बहुत ऊपर चला जाता है तो चिंता वाली बातें हो सकती है, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, यानी अगर कि वो अभी स्ट्रांगली यहाँ से ऊपर जाता है तो बुलियन के लिए बहुत दिक्कत वाला काम है, कोई भी कमोडिटी फॉर दैट मैटर। ओके, ऑल राइट। तो सर अगर अभी हम देखें तो सोने चांदी के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलें, अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो? ट्रेडर्स के लिए भी पूछ रही हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो होंगे वो ट्रेंड क्या दिखा रहा है इस समय? ट्रेडर्स के लिए अगर थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है तो हर 3% टूटने पे गोल्ड और हर 5% टूटने पे सिल्वर खरीदी करना चाहिए, एग्रेसिव है तो। कंजर्वेटिव है तो गोल्ड के 5% टूटने पे और सिल्वर के 8% टूटने पे खरीदी करना चाहिए। ओके। और ये हर इतने डिप पे क्यों, मतलब ये 5% या 8% वाले फिगर कहां से आते हैं? तो ये चार्ट की जो वोलेटिलिटी है, जिस तरीके से डेली चार्ट्स हम देखते हैं और चल रहे हैं, तो जब भी इतना फॉल आता है एक पुल बैक मार्केट यूजुअली दे रहा है। तो हम जब उस डिप में बाई करेंगे ना तो हमको वापस एक पुल बैक जब आएगा तो बेचने का मौका मिलेगा, तो सेल ऑन राइज वाला सिनेरियो आपके सामने आएगा। सर इम्पोर्टेंट टारगेट प्राइसेस क्या हो सकते हैं इस समय, अगर सोने चांदी की बात करें तो कितने रेंज में रहेगा अभी आने वाले समय में? और लॉन्ग टर्म भी अगर हम देखें तो क्या है अगले 1 साल तक के लिए एक्सपेक्टेशन? मैडम लॉन्ग टर्म 1 साल का एक्सपेक्टेशन फिलहाल हम इसके लिए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वी डोंट नो ओवरऑल, इतनी अनसर्टेनिटी है कि 1 साल वाला सिनेरियो तो नहीं निकालना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म की अगर बात करो तो मुझे दिखता है गोल्ड और सिल्वर यहाँ से कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, डिप लेता रहेगा, पुल बैक्स आते रहेंगे और इस तरीके से इसी रेंज में 10% ऊपर या 10% नीचे के आसपास ये चलता ही रहेगा। ये कभी भी आपको वापस ऑल टाइम हाई तुरंत जाता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। ओके। सर आप ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म अभी अनसर्टेनिटी के कारण थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी के लिए सही समय है या नहीं है, या फिर अभी और डिप का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुका है सर, और उसके बाद ऐसे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ हैं जहाँ पर लोग सोने चांदी की काफी खरीदारी करते हैं, वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो ये वाली डिप बेटर है खरीदारी करने के लिए या अभी और डिप का वेट करें? मैडम अगर आप डिप की या पीक की बात करो ना, बॉटम या पीक की, तो वो कभी अपने हाथ में आने वाला नहीं है। यू विल नेवर गेट द बेस्ट प्राइस टू बाय एंड यू विल नेवर गेट द बेस्ट प्राइस टू सेल। वो किसी को नहीं मिला है और वो एक इल्यूजन है, मिलने वाला भी नहीं है। तो इट इज ऑलवेज सेफ एंड बेस्ट, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे आपकी शादी की खरीदी हो, इट इज ऑलवेज सेफ एंड बेस्ट कि थोड़ा थोड़ा लेते जाओ। और पैसा ऐसी चीज है, मतलब कैश ऐसी चीज है, यू कैन कंपेयर इट विथ आइस, वो बर्फ के जैसा है। आप उसको रखोगे कि जब डिप आएगी तब मैं खरीदूंगा, उस वक्त उस कैश में से बहुत कुछ यूज हो चुका होगा, आपके हाथ में वो कैश ही नहीं होगी। तो दोनों मार पड़ेगी कि एक तो आपने जो कैश बचा के रखी है वो हाथ में नहीं होगी उस दिन खरीदी के लिए रिटेल निवेशक के पास,
और दूसरा हो सकता है वो प्राइस जो आप यू सोच रहे हो कि ये प्राइस में मैं लूंगा, भाई गोल्ड 90,000 आ गया तो अब मैं लूंगा, या लाख के नीचे लूंगा, लाख के ऊपर तो लूंगा ही नहीं, तो हो सकता है वो भाव आए ही ना मैडम, यू नेवर नो, वी डोंट नो। तो बेस्ट ये है कि हर महीने स्टैगर्ड फॉर्म में कुछ पैसे बचा के खरीदी करते चलो। एक बार पैसा पार्क हो गया गोल्ड में या सिल्वर में, या इनफैक्ट थोड़ा बहुत अब कॉपर ईटीएफ्स में भी जाना चाहिए, ओवरऑल मेटल ईटीएफ्स में भी जाना चाहिए। पार्क हो गया ना पैसा, वो पैसा आपका सेफ हो जाएगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बोलो कि मैं लाख के नीचे लूंगा और तब उतना पैसा एक्यूमुलेटेड हो और शायद उधर वो भाव जाए या ना जाए, यू नेवर नो। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि स्टैगर्ड फॉर्म में लेते रहना चाहिए। जी, स्टैगर्ड फॉर्म में खरीदारी करते रहना चाहिए, ये आपकी सलाह है सर। लेकिन फिर अगला सवाल, खरीदारी करें किसमें, सोने या चांदी में? क्योंकि चांदी ने बहुत आउट परफॉर्म किया था पिछले समय में जब तेजी पकड़ी थी दोनों ही मेटल्स ने। अभी फिलहाल गोल्ड या सिल्वर, किस में बेटर अपॉर्चुनिटी? डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए मैडम। मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% आपको गोल्ड सिल्वर इस चीजों में रखना चाहिए। तो मतलब फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो का 20% आपने इन चीजों में रखा है, तो 20% में से ऑन एन एवरेज 12% से 15% के बीच में, 12% तो मिनिमम गोल्ड होना चाहिए, 5 से 8% के बीच में सिल्वर होना चाहिए। आपकी जितनी मूवमेंट प्राइस के वोलेटिलिटी को झेलने की क्षमता है, आप झेल सकते हो बहुत टूटी हुई कमोडिटी या बहुत टूटे हुए पोर्टफोलियो के लेवल्स, तो आप सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने वो झेल लिया तो ऊपर के भाव में भी सिल्वर बहुत अच्छी मुंह दिखाएगा। लेकिन बहुत सारे निवेशक की ये एक दिक्कत रहती है कि वो बहुत टूटा हुआ प्राइस झेल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बाप रे मेरा पोर्टफोलियो इतना टूट गया। तो ऐसे पोर्टफोलियो होल्डर्स, ऐसे निवेशक जो बहुत टूटा हुआ प्राइस झेल नहीं पाते हैं, उनको सिल्वर जैसी कमोडिटी जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है उसमें निवेश कम करना चाहिए और गोल्ड में ज्यादा करना चाहिए। और जिनको सालों से निवेश करते करते एक्सपीरियंस है और जिनको पता है कि मैंने अच्छी जगह पे पैसा लगाया, चाहे जितना भी टूटा ये वापस बाउंस बैक करके अच्छा रिटर्न देने वाला है, उनके लिए सिल्वर भी सेफ बेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सिल्वर ऑलवेज ज्यादा वोलेटाइल है, वो लॉस भी बड़ा दिखाएगा और वो प्रॉफिट भी ऑलवेज बड़ा दिखाएगा। वो आउट परफॉर्म ऊपर की तरफ भी करेगा, वो एकदम नीचे भी वैसे ही गिरेगा। जी, और सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा इस समय डिमांड भी देखने को मिल रही है ईवीज़ में, सेमीकंडक्टर्स में। लेकिन सर सिल्वर के साथ-साथ और गोल्ड के साथ-साथ एक और मेटल है जो इस समय निवेशकों की रडार पर है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है और डिमांड इसकी भी दिखाई दे रही है एआई, ईवी या इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड के कारण। कॉपर काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज़ में आ चुका है और हमने कई जगह टर्म सुना, कॉपर इज़ द न्यू गोल्ड। बट अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें तो कितना सही बैठता है ये फ्रेज सर, इज कॉपर द न्यू गोल्ड? कॉपर इज द न्यू गोल्ड जो बोला जाता है ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट इज ग्रोइंग इन। वो जिस तरीके से अपने भाव बढ़ा रहा है ना, वैसे कॉपर इज अ न्यू गोल्ड वाला टर्म कॉइन किया गया है, ना कि आपकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी के हिसाब से या आपके पोर्टफोलियो के हेज के हिसाब से। पोर्टफोलियो हेज तो आज भी गोल्ड ही करेगा, लेकिन हाँ कॉपर का यूज चूंकि उसका बढ़ता ही जा रहा है हर जगह। आप देखो ईवीज में, सेमीकंडक्टर्स में। एक और खास बात अगर आप देखो तो ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना एयर कंडीशनिंग की, कूलिंग की, रेफ्रिजरेटर्स की, उसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो वहां पे भी कॉपर बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। और सेमीकंडक्टर्स में, ईवीज में बहुत सारे, अब चूंकि बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल बेस्ड में जो सर्किट्स वगैरह आती है वहां कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में, इन सब चीजों में कॉपर बहुत यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका बढ़ता जा रहा है, उसकी सप्लाई के सामने साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कॉपर स्पाइक भी हो जाता है। तो इन दैट वे कॉपर इज ए न्यू गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि उसका जो वैल्यू का अप्रिसिएशन है ना वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो यस, आपको कॉपर में इन्वेस्ट कॉपर एडेड है सर। मैडम मैं पर्टिकुलर कॉपर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मेटल ईटीएफ्स ले लेता हूँ। मेटल ईटीएफ्स लेने की वजह यह है कि उसमें सारे मेटल्स मोटा मोटी इंक्लूड हो ही जाते हैं। अब मैं कॉपर, निकल, जिंक, लीड अलग करने जाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक दैट। मुझे फिर अगर एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करना है तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज में करना पड़ेगा, कॉपर में करना है तो कॉपर की इंडस्ट्रीज में करना पड़ेगा। इतना मैं डिवाइडेड इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और टाइम करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
तो मेरी बेस्ट सलाह ये है कि आपको कहीं ना कहीं अगर मेटल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते जाओ तो आपका अल्टीमेटली कॉपर वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है। जी, यानी कि सर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं या जो भी मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी सलाह यही होगी कि अगर आपको कॉपर में जाना है तो आप एक कंबाइंड मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रादर देन यस, अलग-अलग मेटल्स में इन्वेस्ट करने के यस, लिए। यस, ओके, यस, सर एक 100%। आखिरी सवाल आपसे पोर्टफोलियो के लेकर के ये सवाल है क्योंकि कई निवेशक जिस तरीके से आपने बताया कि एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो मेटल्स में रहना चाहिए, लेकिन हम दो तरीके के इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेटिव और अग्रेसिव। आखिरी सवाल, स्ट्रैटेजी क्या रखें? क्या पैसा निकाल करके थोड़ा इक्विटीज में भी डालें या इक्विटीज से अभी पैसा निकाल करके सोने चांदी में लगाएं और दूसरे मेटल्स में लगाएं? किस तरीके से रिजेक्ट करें पोर्टफोलियो को? इक्विटीज से तो कभी नहीं निकलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। जिनको इक्विटी में समझ पड़ती है फाइन, नहीं पड़ती है डोंट वरी, हमारे पास वहां पे भी ईटीएफ्स हैं, आपके पास जूनियर बीज हैं जो निफ्टी की बेस्ट 51 to 100 मतलब जूनियर कंपनीज हैं जो अब निफ्टी 50 में आने वाली हैं। इसका मतलब ये कि उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। तो उन कंपनी में उन मतलब आपको हमेशा निफ्टी 50 के बीज से जूनियर बीज ज्यादा रिजल्ट देके जाएंगे क्योंकि उनके पोटेंशियल ज्यादा है ना ग्रो होने के। कुछ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के ईटीएफ्स में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि रिटेल निवेशक की आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दे आर नॉट इनफ एजुकेटेड टू सिलेक्ट कि किस इक्विटी में पैसा लगाया जाए। तो ये ईटीएफ वाले इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। अगर किसी को इक्विटीज की पकड़ है, किसी को समझ है या उसका इक्विटी का नेचर समझ में आता है या एटलीस्ट रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं तो इक्विटी में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको इक्विटी वाली बाजार से बाहर नहीं आना है। आइदर डायरेक्ट इक्विटीज और ईटीएफ उसमें रहना है और हमेशा रहना है क्योंकि हम अंडर डेवलपिंग कंट्री है, हम आउट परफॉर्म करने ही वाले हैं। हर थोड़े साल में हम ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, तो हमें पता नहीं है कि हम कब आउट परफॉर्म करने वाले हैं। आप देखो ना 2020 में जब दुनिया पूरी सोई हुई थी तब हमने आउट परफॉर्म कर दिया। तो यू नेवर नो और कैसा आउट परफॉर्म किया आप देखो तो सही। हमने मतलब हम 12,000 से 7,000 तक गए और 7,000 से फिर करते करते 2-3 साल में हम 26,000 पहुंचे। तो इट वॉज अ बिग जंप 4 साल में। तो बिग जंप है ना, 26,000 पहुंचे, 7,000 के बॉटम से 26,000 का टॉप हमने पकड़ा। अच्छा 26,000 से भी हम करेक्ट हो गए मैडम, कहां तक गए? मुश्किल से 22,000, उससे नीचे तो हम गए नहीं और अभी भी जाते हुए दिखते नहीं है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल के वहां से तो निकलो ही मत। तो योर 50-60% शुड बी इन योर इक्विटीज, इक्विटी के ईटीएफ्स वगैरह में रहना चाहिए। अराउंड 20 to 30% बुलियंस और मेटल्स दोनों आ गया। 10% मेटल कर दो, 20% बुलियंस कर दो और 10% कुछ रिस्की एसेट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि क्रिप्टोज आज के जमाने के रिस्की एसेट्स हैं। लेकिन वो एसेट्स ऐसे हैं कि जब परफॉर्म करते हैं तो आपका वो 10% बाकी के 90% को शर्मा देगा, इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बहुत छोटी सी रकम ऐसे रिस्की एसेट्स में लगाओ, लेकिन हाँ इस तरीके से लगाना चाहिए। एंड क्रिप्टोज व्हेन आई से ओनली बीटीसी, नथिंग अदर देन दैट, रिटेल निवेशक के लिए। उसके अलावा मत जाओ, छोटी निवेश भी उसमें करो। तो इस तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो रखोगे तो ओवरऑल मैं समझता हूँ ग्रोथ अच्छा हो सकता है। ओके, यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो बेहतर बेनिफिट देगा और अगर आप कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे आप इक्विटीज़ में रहें और चाहे आप कमोडिटीज़ में रहें। एक डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अदीप सर हमारे साथ आज मैडम इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, डाइवर्सिफिकेशन जब हम बोलते हैं ना तो लोग डाइवर्सिफिकेशन को कैसे ले लेते हैं कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है तो मैं 100 स्टॉक में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एकदम प्लान्ड होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में 10-12 इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होने चाहिए, तो ही वो प्रॉपर एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज ऐड करना था। बिल्कुल, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इस वीडियो में काफ़ी इनसाइट मिल जाएगी कि किस तरीके से पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं आप अपने, और ये जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसमें एक प्लान पोर्टफोलियो आपकी कितनी मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम।